ओके 20 23 32 okay. The concept of inertial and non-inertial frame we had done. Pseudo force क्यों लगाते हैं? We had done. Let us continue next topic, that is ये कौन सा टॉपिक है? हाँ, ये मोशन क्यों हो रही है? That happens due to friction. तो आज का टॉपिक is friction. पढ़ लें जी. चैप्टर 4 11 क्लास. चैप्टर का नाम NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. में आज का टॉपिक इज फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? बताएगा कोई? क्या होता है फ्रिक्शन? अब नहीं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है जो अपोज करती है मोशन. किसको अपोज करती है? सृष्टि मोशन को अपोज करती है. एनी अदर? बताओ जी. अनीशा मैम. Electromagnetic force which opposes what? Relative motion. ये ध्यान देने वाला पॉइंट है. रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन opposes relative motion. Relative motion means when one object tries to move on another object. That is known as relative motion, and friction relative motion को oppose करता है. Additional point, friction in liquids is what? Friction in liquids is known as viscous force. We talk about viscous force in chapter 9. चैप्टर 9 में पढ़ेंगे विस्कस फोर्स के बारे में डिटेल. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. कितने टाइप का होता है? फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन. सेकेंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग. यस. Second one is limiting friction, and third one is kinetic or dynamic friction. Third one is kinetic or dynamic friction. What are the three? Let us talk about them one by one. Static का मतलब क्या होगा? Static means rest या motion. अंशिका. Static means rest. Kinetic means motion. तो friction क्या है समझते हैं. When a block is placed on a surface, rough surface, and some force is applied, and हमने force apply कर दिया है, तो friction किधर एक्ट करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इधर एक्ट करेगा. ये फोर्स मूव कराएगा, फ्रिक्शन उसे मूव करने से रोकेगा. क्लियर? अंशिका यहाँ प्रेजेंट है जी. टेंशन हो रही है? नहीं हो रही?
if some force is applied and the body does not move, फोर्स लगाने के बाद भी यदि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, देन फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। इफ ऑब्जेक्ट doesn't move, if object doesn't move after applying force, तो जितना भी फ्रिक्शन होगा, that friction is known as static friction। static friction में एक ही important point है, what is that? It means कौन? Static friction is self-adjusting force। self-adjusting means वंशिका? हाँ जी, self-adjusting means किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कितना एडजस्ट कर लेता है? जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ही ये हो जाएगा, उसी के इक्वल एडजस्ट कर लेगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हमने अप्लाई कर दिया 1 न्यूटन, अब भी रेस्ट में है, तो कितना होगा फ्रिक्शन? 1 न्यूटन। देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा? जब नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब जितना हमने लगाया उतना ही फ्रिक्शन हो। इसको हमने कर दिया 2 न्यूटन, अब भी रेस्ट में है, ये कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। इसको कर दिया 3, अब भी रेस्ट में है 3। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड ये अपने आप को अप्लाइड फोर्स के इक्वल अपने आप ही सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। ठीक है जी, दैट्स व्हाई नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? किसी को नहीं पता? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन यानी इससे ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। एंड यदि हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे तो फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है जी, आप क्या लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स आफ्टर अप्लाइंग फोर्स देन फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स after applying force, then friction is known as kinetic friction। friction को kinetic friction बोले। what are the laws of static friction? only one, it is self adjusting। ठीक है। What are the laws of limiting friction? Limiting friction की बात करेंगे तो इसमें laws are, first one क्या है? Frictional force, we can say limiting friction is directly proportional to normal reaction। You know normal reaction? अब इससे लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ कंप्लीट करा है, एक्सीडेंट रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये कितना होगा? n कितना होगा? इक्वल टू mg। सो
लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटा के इक्वल साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्या कांस्टेंट आएगा समीर? दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला बन गया। ये क्या है गर्वित? म्यू का फॉर्मूला बताना है यहाँ से। म्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? n बाय f। ठीक है तनिषा? f बाय n क्यों? f बाय n क्यों होगा गर्वित? n बाय f इज द wrong. Why? तो सर 4 से 5 का टाइम ऐसा सर, थोड़ा सा एक क्लास लेट भी रख लो है ना। 4 से 5 में कई बार तो ऐसे टेबल करना पड़ता है, नींद आ जाती है ज़बरदस्त है ना। टाइम ऐसा है, हैवी लंच करके आते हैं, स्कूल से थक हार के आते हैं, हैवी लंच करके यहाँ पहुँच जाते हैं है ना गर्वित जी। तो करेक्शन करना इसमें जरा आ रहा आंसर। हाँ क्या आएगा? f बाय n। होप यू आर लिसनिंग। बोलेंगे क्या इसको? आर्यन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी तो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे इसे। यहां कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? इस सिंबल का नाम क्या है? न्यू नहीं, म्यू, mu को क्या बोलेंगे? न्यू, म्यू, mu सिंबल को बोलते हैं म्यू। एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसा यूनिट फ्रिक्शन फोर्स न्यूटन है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, न्यूटन है, तो यूनिट लेस हो जाएगा। म्यू की यूनिट नहीं होती, म्यू इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। याद रहेगा, म्यू इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। म्यू किस पे डिपेंड करता है? एफ पे या एन पे या दोनों पे? दोनों पे डिपेंड करता है। वो डायरेक्टली होगा, वो इनवर्सली होगा। गर्वित किस पे डिपेंड करता है? एन, वाई नॉट एफ? दक्ष हाँ जी मैम, म्यू किस पे डिपेंड करता है? दोनों पे। इंडिपेंडेंट ऑफ वो व्हाट? एफ या एन? ये दो, बोथ, दोनों पे डिपेंड नहीं करता। आज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऐसे आंखें खोलनी पड़ रही है आपको तो, है सर? ध्यान दे प्लीज, किस पे डिपेंड करता है? ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए फॉर एवरी फॉर्मूला, फॉर एवरी फॉर्मूला। और कुछ बच्चे दूसरे बैच से शिफ्ट हो गए, वहां पढ़ के आए इसको। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन मींस इसको डबल करेंगे तो ये, इसको डबल करेंगे तो ये डबल होगा, यानी ये डबल तो ये भी डबल, रेशियो विल रिमेन सेम। ये हाफ तो ये भी हाफ, रेशियो विल रिमेन सेम। यानी जितना n में चेंज आएगा उतना ही f में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो म्यू
एफ एंड एन दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखना है। म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, दोनों पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन है इन पे नहीं करता, ठीक है, किस पे करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, इट डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस मीन्स स्मूथनेस और रफनेस। एंड वन मोर थिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन दोनों पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, एप्लीकेबल फॉर एवरी फॉर्मूला। किसी का भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो उन पे डिपेंड नहीं करेगा, अदर फैक्टर्स पे करेगा, बट जिसका कांस्टेंट है उन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये याद रखना है। आगे भी फॉर्मूले आएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी फॉर्मूले आएंगे, जिसका कांस्टेंट है उन पे डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ें। ये फर्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड इक्वल टू म्यू इनटू एन। सेकंड पॉइंट इज, सेकंड लॉ इज फ्रिक्शन ओबे न्यूटन्स, कौन सा लॉ? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। एंड वन मोर, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों? देखें जरा, क्यों नहीं करता? वी टेक अ सरफेस लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां ऐसे रख दिया है, मास कितना है इसका? m। ऐसे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? ऑपोजिट एक्ट करेगा, यानी इधर एक्ट करेगा। क्या नाम रख दें? फ्रिक्शन इज F1। इन द सेकंड केस सेम ऑब्जेक्ट बट टेकन इन वर्टिकल पोजीशन, ऐसे रख दिया है, ऑब्जेक्ट वही है, अब फोर्स अप्लाई करा इसे मूव कराने के लिए, तो अब भी फ्रिक्शन पीछे ही होगा। कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होगा? दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसको भी मूव करा रहे, इसको भी मूव करा रहे हैं। मूव करा रहे मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, म्यू इनटू रिएक्शन, म्यू इनटू रिएक्शन मींस ये क्या होगा? म्यू इनटू रिएक्शन। यहां रिएक्शन कितना होगा? इक्वल टू mg। यहां रिएक्शन कितना होगा? इक्वल टू mg। सो दोनों में फ्रिक्शन सेम रहेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बट कंडीशन है इफ नॉर्मल रिएक्शन इज सेम। नॉर्मल रिएक्शन जब तक सेम है, फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। गॉट इट? अब स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला जी आप समीर? हाँ जी, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दैट्स ऑल। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला, काइनेटिक यानी मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो चुका होगा। जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तभी तो मूव करेगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन भी कब होगा? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बन गया जी? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ जो कॉफिशिएंट है म्यू एल, यहाँ कॉफिशिएंट म्यू के जनरली सेम होते हैं, अलग कहीं होंगे तो हमें बताया जाएगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा।
कर लें क्वेश्चन। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एल इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, जनरली दे आर इक्वल। कर लें क्वेश्चन, देखो जरा कौन बताएगा आंसर। ऑन अ सरफेस a block of mass 5 kg is placed where coefficient of friction mu is 0.1. When a force of 2 Newton is applied, friction किधर एक्ट करेगा? पीछे। तो कितना फ्रिक्शन होगा ये हमें बताना है। टेक द वैल्यू ऑफ G as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन कितना होगा जल्दी से बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका आंसर बताना है बस। हाँ, बहुत टाइम लगा दिया। क्या फॉर्मूला लगाया? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है? 0.1। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा आ रहा? किधर होगा नॉर्मल रिएक्शन? डाउनवर्ड, अपवर्ड। कितना होगा? इक्वल टू mg। m नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? 5g के इक्वल, mg के इक्वल, यानी 5 इंटू g की वैल्यू कितनी? 10। पॉइंट से 0 काट दें, कितना आ गया? 5 न्यूटन, विच इज व्हाट? रॉन्ग आंसर। ऐसे कैसे? बाय रॉन्ग। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। टॉपिक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, बट उस पर क्वेश्चन में उलझेंगे, वो वहां कैसे मिस्टेक से कैसे बचें वो ध्यान देना प्लीज। ठीक है? इस फॉर्मूले से मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन आएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। यानी आपने यहां कितना फ्रिक्शन होगा वो नहीं निकाला, आपने यहां मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन निकाला। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है? 5 न्यूटन। क्लियर है? यानी यह 5 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है। आपने कितना लगाया है? 5 न्यूटन, 2 न्यूटन। विल द ऑब्जेक्ट मूव? क्यों? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव और मूव डज नॉट मूव। पक्का? क्यों? इधर 2 न्यूटन और इधर 5 न्यूटन मान लें, तो इधर ज्यादा फोर्स हो गया तो ऑब्जेक्ट को इधर चल पड़ना चाहिए, बट ऐसे तो होगा नहीं ना। ऐसे तो कोई बड़ा सा बस या ट्रक खड़ा है, उसको हल्का सा खींचेंगे तो पीछे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग जाएगा और पीछे भाग लेगा नहीं, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। सो ये तो हमें बता रहा है मैक्सिमम इतना हो सकता है, और हमने जो लगाया है वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। एज maximum friction is less than applied force, less than greater than, maximum friction is greater than applied force है ना, applied force से ज्यादा है। सो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी स्टैटिक। तो यहां जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन? सेल्फ एडजस्टिंग है, इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स कितना है जी? 2 न्यूटन। तो यहां आंसर भी 2 न्यूटन आएगा। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तीनों फॉर्मूले याद हो गए? स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन,
काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू दोनों के अलग अलग गिवन है, अलग अलग तो अलग रखने, अदरवाइज दोनों को सेम लेके चलना है। अब क्वेश्चन में ध्यान से समझते हैं जी। मैंने लगाया 1 न्यूटन, व्हाट इज फ्रिक्शन? 1 न्यूटन। 2 न्यूटन लगाया तो 4 न्यूटन, 4.9, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5.1, 5.1, 5.2, 5, क्योंकि तो 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, तो मैक्सिमम 5 हो सकता है। तो जब तक 5 न्यूटन ये हो नहीं जाता तब तक ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। उसके बाद जैसे ये मैक्सिमम हुआ उसके बाद इसको जितना मर्जी बढ़ा लो, बट ये और ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ये 2 न्यूटन तो ये 2, ये 4, 4.9, क्लियर है अब तक? स्टैटिक है 5 लिमिट आ गई। इससे अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन हो चुका है। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। 4.9, 4.9, 5, 5.1, 5 ही रहेगा। 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन ही रहेगा। तो हमें जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, हमें सबसे पहले फॉर्मूले से मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाला और देखा कि अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव नहीं करेगा, मतलब स्टैटिक है। और स्टैटिक हमेशा क्या होता है? इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट शायद समझ में आया होगा। क्लियर है? डू फास्ट एवरीवन, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखें जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? लिसनिंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 40 में सुन ले प्लीज। हो गया? नहीं हुआ? A ball rolled on ice with 14 meter per second comes to rest after traveling 40 meters. What is the coefficient of friction? Take the value of G as 9.8. ध्यान दें, on a surface a ball rolled on ice, यानी इसके ऊपर मूव कर रही है with initial velocity 14 meter per second. Comes to rest means final velocity कितनी? 0. After traveling 40 meter, यानी distance covered 40 मीटर आ गया। Find the coefficient of friction if G is given 9.8 meter per second square। ठीक है सुहानी? Enjoying? है ना? कैसे सॉल्व करें? फ्रिक्शन क्या करेगा इसको? एक्सेलरेट या रिटार्ड? रिटार्ड करेगा, मतलब किधर जाएगा? किधर लगेगा? मोशन के ऑपोजिट, यानी इधर लगेगा। फ्रिक्शन इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन। कितना लगेगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज मोशन में है काइनेटिक फ्रिक्शन, डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। कितना होगा निशा? किधर होगा नॉर्मल रिएक्शन? नीचे, और वेट ऊपर होगा, वेट डाउनवर्ड्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स। वेट डाउनवर्ड होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन? mg अपॉन mg। कितना आ गया? म्यू जी। बड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है, ये रिटार्ड कर रहा है, मोशन के ऑपोजिट है। जो फ्रिक्शन है वो नेगेटिव फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, सो माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा, माइनस म्यू जी आएगा।
हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन की वजह से कहीं पे रिटार्डेशन है तो वो हमेशा माइनस म्यू जी आएगी। डायरेक्टली याद रख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब कौन सी इक्वेशन लगा दें, फर्स्ट या सेकंड? थर्ड क्यों? सही है, बी स्क्वायर इज दिस करेक्ट? एक ही बात है, सही लिखा है ना? फाइनल कितनी है? इनिशियल कितनी है? स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू माइनस म्यू जी इंटू डिस्टेंस कवर्ड। इस नेगेटिव टर्म को इधर ले आओ, इधर आके प्लस का हो जाएगा 2 म्यू जी इंटू 40 इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 196। तो म्यू हो जाएगा कितना होगा दक्ष? 0.2। अच्छा, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर रहे थे? टाइम दे दो, टाइम तो मैं बता देता सर, टाइम तो अच्छा चल रहा है। 2-3 दिन की छुट्टियां मिली, फिर 2 दिन बाद फिर 2 दिन की छुट्टियां हैं, है ना? वी आर एक्सपेक्टिंग कि 15 अगस्त संडे को आ जाए, एंड ऑल ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वीकडेज में आ जाए, है ना? रक्षाबंधन संडे को आ जाता तो एक छुट्टी एक्स्ट्रा नहीं होती, पढ़ाई ज़्यादा कर पाते। बट वट यू एक्सपेक्ट, नहीं वीकडेज में आने तो छुट्टी एक्स्ट्रा चाहिए उन्हें, ठीक है ना? ठीक है जी। तो डिवाइड बाय कितना? तो टाइम तो बता दो सर, क्या लिखूं? 2 इंटू जी यानी 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 40, पॉइंट हटा दे तो 98 2 जा 196, कुछ और भी कट रहा है? 2 से 2 कट गया, 0 भी कटेगा, तो म्यू आ गया कितना? 1/4 बोले तो 0.25। होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 40। लिसनिंग ऑल ऑफ यू। 41, 42, 43 इन तीनों कमिंग टू नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल सुन नहीं रहे हैं, फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर बोलेंगे सर क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन तुमने बता दिया था, फिर मैं तो बता दिया था, आप कहीं नहीं बताया था क्योंकि सुना ही नहीं आपने। जिसने सुना उनके हो जाएंगे। इसे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया, नेक्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी पूछ लिया, उससे नेक्स्ट में डिस्टेंस कितना कवर होगा पूछ लिया। यानी सेम कॉन्सेप्ट है। पहले फ्रिक्शन की वजह से कितना रिटार्डेशन होगा वो निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कैलकुलेट करना वो आ जाएगा। 41, 42, 43 तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसे ही सॉल्व होने हैं। कर लेंगे, डू फास्ट, कर लेंगे तो करो। क्वेश्चन नंबर 41 करें जल्दी से, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। पहले 41 करो जल्दी से, देखते हैं कि इसका आंसर सबसे पहले आएगा। पे पता नहीं आपको है जी, आर्यन इंस्टीट्यूट पे जो गिर जाता है वो आर्यन इंस्टीट्यूट का हो जाता है। गिरा रहे हो, देखें जरा फोन गिरा रहे हो। लिसन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 41 होप सो कर लिया होगा, बिल्कुल सेम वही, इसमें सेम एज इट इज है। एक वैल्यू दे रखी होगी, एक निकालनी होगी, थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे 41 में u निकालना है, बाकी सब गिवन है। 42 में s निकालना है शायद, बाकी सब गिवन है। ऐसे 43 में भी डिस्टेंस निकालना है। इस तरह से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक छोटा सा हिंट और देखें, क्लास बैकअप करेंगे। देखें जरा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 38 सुन ले प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है।
जनरली हर जगह हमें काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल ही मिलेंगे। उन्होंने कहा म्यू और मोशन में है तो इक्वल ही मिलेंगे। बट एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, जो मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 38 है, इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है बस जिसमें दोनों अलग अलग गिवन है। सुन रहे हो जी? क्या है देखें जरा। A horizontal force of 12 kgf pushes a block weighing 5 kg against a vertical wall। यानी यहाँ एक वॉल है, वॉल के अगेंस्ट एक ब्लॉक को ऐसे प्रेस करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है ताकि वो नीचे फॉल ना करे। इसका वेट गिवन है 5 kgf यानी 5g न्यूटन, और इस पे जो फोर्स लगाया है ये गिवन है 12 kgf। तो फोर्स अप्लाइड कितना हो गया? 12 kgf को न्यूटन में कैसे बदलते हो? g से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूटन बन जाएगा। मैंने लिखवाया था ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स के साथ अदर यूनिट ऑफ फोर्स भी हमने लिखी थी। kgf को न्यूटन में बदलने के लिए g से मल्टीप्लाई कर देते। सुन रहे हो? इसे नीचे जाने से रोकेगा कौन? सुन रहे हो? ये रोकेगा? नो, नीचे तो इधर जा रहा है ना, तो इस वॉल इस पे ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी, ये फ्रिक्शन इसे ऊपर नीचे जाने से रोकेगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5 and kinetic friction is 0.4. Coefficient of static friction is 0.5 and coefficient of kinetic friction is 0.4 है। फर्स्ट पार्ट में कहा will the object slide down the wall? Assume that the block was not moving initially, यानी initially block rest में है, तो क्या block slide करेगा? Initially block rest में है तो फ्रिक्शन कितना होगा? इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट है तो यहाँ फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला क्या लगाएं? म्यू स्टैटिक दे रखा है, मैक्सिमम स्टैटिक दे रखा है। म्यू स्टैटिक कितना है? 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? किधर होगा? नॉर्मल रिएक्शन तो डाउनवर्ड होगा। मजाक कर रहे हो ना? अपवर्ड होता है ना, फिर मजाक कर रहे हो ना? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर रिएक्शन, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है, इधर है। अब आंख खुली है। कितना है नॉर्मल रिएक्शन? इक्वल टू एक्शन। एक्शन कितना है? 12g, 12 5 जा यानी 6.0 g न्यूटन। आर यू लिसनिंग? इसे रोकेगा कौन? 6g न्यूटन। मूव कौन कराएगा? इसका वेट 5g न्यूटन। विल द ब्लॉक मूव? एज इसका जो वेट है यानी जो मूव करा रहा है लेस देन व्हाट? मैक्सिमम फ्रिक्शन। सो ब्लॉक मूव करेगा? ब्लॉक मूव नहीं करेगा। What about the next part? Second part में कहा what happens if the block was initially sliding? Initially रेस्ट की बजाय initially स्लाइड कर रहा होता तो अब रुक जाएगा, चलता ही रहेगा। Initially स्लाइड कर रहा होगा यानी initially ब्लॉक स्लाइड कर रहा होगा तो स्लाइड ही करेगा या रुकेगा। अब फ्रिक्शन कितना होगा? काइनेटिक। क्या फॉर्मूला लगा दें? म्यू काइनेटिक इनटू रिएक्शन। म्यू काइनेटिक कितना है? 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 12g। 12 4 जा 4.8 g न्यूटन। अब फ्रिक्शन कितना है? हाउ मच फ्रिक्शन इट इज? 4.8 g। और जो मूव कराएगा वो कितना है? 5g। व्हाट डज इट मीन? एज काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इट्स वेट, सो ब्लॉक स्लाइड कर रहा था, स्लाइड ही कंटिन्यू करेगा। लेट अस पैक अप द क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
टेक केयर, बाय। HW मार्क कर दें? नो, हाँ HW मार्क कर देता हूँ। थैंक यू, आई लव यू, बाय।